हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद डोमेन एंड रेंज। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका 3.2 एक्सरसाइज में कहीं भी यूज नहीं था तो मैंने आपको वहां नहीं पढ़ाकर मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि भले ही उस एक्सरसाइज में इसका यूज नहीं हो, भले इस चैप्टर में इन ग्राफ का यूज ना हो, लेकिन इन ग्राफ का यूज एंटायर मैथमेटिक्स में यूज होगा जहां जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। इवन 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, ठीक है। आपको जब लिमिट पढ़ाया जाएगा, लिमिट में इसका यूज होगा, इन ग्राफ्स का यूज होगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह जो भी चैप्टर है वहां पर इनका यूज होगा, ठीक है। तो इन ग्राफ्स को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने वाला हूं। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और एक एक छोटी छोटी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो समझते रहिएगा। एट द एंड आपको सिर्फ इन ग्राफ के शेप याद रखने हैं कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है कि ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं, मतलब कैसे डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि इनका शेप कैसा है एट द लास्ट। लेकिन वो सारी छोटी छोटी बातें जो इन ग्राफ्स को बनाने के लिए यूज हुई हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें कई सारी ऐसी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको लिमिट समझने में काम आएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यूज जिसको ये एक्सेप्ट करता हो, और रेंज क्या होती है? जो ये आउटपुट देता हो, ठीक है। तो डोमेन कैसे देखेंगे इसकी? देखिए, डोमेन जानने के लिए हम वहीं स्टार्टिंग पार्ट पर चलते हैं जहां से हमने साइन एक्स को निकाला था। साइन एक्स को हमने कहां से निकाला था? हमने एक सर्कल से निकाला था, ठीक है। हमने r रेडियस का एक सर्कल लिया था, ठीक, और इस एंगल को बोला था x और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला था cos x, sin x, ठीक है। तो यहां पर जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये एंगल आ रहा है। तो ये एंगल क्या हो सकता है? अब देखिए, जब आप इसको रिवॉल्व करोगे, जब आप इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को जब आप रिवॉल्व करोगे इस सर्कल पर, ठीक है, तो ये x की कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से चलता जाएगा, तो ये x की कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो 0 से स्टार्ट होकर ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसको हम उल्टी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। इस पॉइंट को जब हम उल्टी डायरेक्शन में लेंगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो माइनस में भी चलता जा सकता है और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? इसकी डोमेन हो गई r, ठीक है। यहां पर जो एंगल x है वो हम रेडियन में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियन और रियल नंबर को हमने सेम कंसीडर किया है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की कि इसकी रेंज क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर ये रेडियस r है, अगर रेडियस r है तो ये लेंथ r है, ये रेडियस ही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r, 0। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -r, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, r, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -r। क्लियर? अब इसकी रेंज जानने के लिए sin x की डेफिनेशन देखिए। sin x की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है। तो sin x की जो रेंज होगी वो इस y कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगी। ये y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा सकता है? देखिए, अगर r रेडियस का सर्कल है तो ये जो y कोऑर्डिनेट है, sin x क्या है? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये कहां से कहां तक जा सकता है? ये y कोऑर्डिनेट -r से लेकर r तक जा सकता है, ठीक है, -r से लेकर r तक। तो ये जो y है ये जा सकता है -r से लेकर r तक। तो ये जो y/r है ये कहां से कहां तक जा सकता है? दोनों तरफ डिवाइड कर दो r से, तो क्या आ गया यहां से? ये आ गया हमारे पास r/r, माइनस के साथ -1, और इधर क्या आ गया? 1। यानी कि ये जो y/r है यानी कि sin x है ये -1 से 1 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जो sin x की रेंज आती है जो कि आपको 10th में भी पढ़ाई गई थी और जो मैंने आपको फैक्ट बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्यों होता है, तो उसका जवाब हमको अब मिल रहा है, ठीक है। ये जो -1 से 1 तक इसकी वैल्यू आती है वो यहां से आती है, ठीक है, क्योंकि sin x होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन r और y कोऑर्डिनेट जो है वो -r से लेकर r तक ही जा सकता है, ठीक है। तो -r/r यहां हो गया और r/r यहां हो गया, तो y/r यानी कि sin x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक हो सकती है ओनली। क्लियर? तो इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1 तक होगी। क्लियर? तो ये डोमेन की बात हो गई और ये रेंज की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है। तो ग्राफ के लिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल्स लिख लेते हैं। ये मेरा है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π और ये है 5π/2, ठीक है। हमने यहां तक ले लिया।
वैसे तो ये वैल्यूज इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन हम बस इतने में इंटरवल में देखकर ही कंक्लूड कर लेंगे कि इसका शेप कैसा हो रहा है, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव में भी लिख सकते हैं हम, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2 और ये हो गया -2π और ये हो गया -5π/2, ठीक है। बेसिकली मैंने जो डिफरेंस लिया है यहाँ पर वो π/2 का लिया है, क्लियर। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर वैल्यू 0 यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद π/2 पर वैल्यू देखिए, साइन π/2 पर वैल्यू कितनी है, साइन π/2 पर वैल्यू होती है 1, ठीक। साइन π/2 मतलब ये वाला पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r, और r/r कितना हो गया 1, यानी कि साइन π/2 कितना हो गया 1, ठीक है। ये मैं आपको टेबल लिखवा चुका हूँ, क्लियर। तो π/2 पर वैल्यू हो रही है 1, तो सपोज ये वैल्यू यहाँ पर अगर 1 है, ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोलूँ यहाँ पर, तो π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्लियर। मतलब 0 पर वैल्यू 0 है और π/2 पर 1 हो रही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए ये 0 है, ठीक, और 0 से वैल्यू 1 कब हो रही है, जब y कोऑर्डिनेट r हो रहा है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है। उसके बाद वैल्यू 1 कब आएगी, जब y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा। तो ये 0 से r तक इस सर्कुलर शेप में बढ़ रहा है, ठीक। 0 से r तक ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इस सर्कुलर शेप में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 0 से 1 तक वैल्यू बढ़ेगी ये भी एक सर्कुलर शेप में ही बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद पाई पर वैल्यू कितनी है, साइन पाई होता है 0, ठीक है। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। और 0 तक वैल्यू कैसे घट रही है, अब देखिए 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, साइन पाई एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। π/2 पर वैल्यू 1 थी और पाई पर वैल्यू हो रही है 0, तो ये कैसे घट रही है वापस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के घटने से हो रहा है ये सब, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पर 0 था, उसके बाद वो हुआ r, वो r हुआ तो वैल्यू हो गई 1, उसके बाद y कोऑर्डिनेट वापस यहाँ पर आने के बाद 0 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू हो गई साइन पाई की 0, और ये किस शेप में घट रही है, उसी सर्कुलर शेप में घट रही है, तो उसी सर्कुलर शेप में हम वापस पाई पर वैल्यू 0 कर देंगे, क्लियर। उसके बाद फिर से 3π/2 पर, 3π/2 पर वैल्यू कितनी है, साइन 3π/2 होता है -1, ठीक है। तो -1 यानी कि यहाँ पर आ रहा है, 3π/2 एंगल यहाँ पर है, क्लियर। तो ये वैल्यू भी इस r की वजह से हो रही है, तो ये यहाँ से वापस यहाँ तक इसी सर्कुलर शेप में आ रहा है, तो हम फिर सर्कुलर शेप में इस 3π/2 पर वैल्यू कर देंगे -1, ठीक है। अगर मेरा ये पॉइंट -1 है तो ये 3π/2 पर वैल्यू कितनी हो गई, -1। उसके बाद 2π, साइन 2π पर वैल्यू फिर से कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो 2π पर 0 वैल्यू ये उसी सर्कुलर शेप में बढ़ गई, क्लियर। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है 0 से 2π में, और उसके बाद 2π के बाद क्या होता है, वैल्यूज वापस रिपीट होती है, तो मतलब ये ग्राफ भी आगे इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, क्लियर। तो ये मैं 5π/2 तक बना देता हूँ इसको, तो 5π/2 पर भी ये वापस यहाँ पर 1 पर पहुँच जाएगा, क्लियर। और इधर भी आप इसको इसी तरीके से बढ़ा सकते हो, ये यहाँ पर -π/2 पर वैल्यू हो जाएगी इसकी -1, फिर -π पर 0, फिर -3π/2 पर वापस से 1, फिर 2π पर 0, सॉरी -2π पर 0, और फिर -5π/2 पर -1, ठीक। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा और ये इस तरीके से चलता जाएगा आगे तक, ठीक है, एक वेव की तरह ये चलता जाएगा। तो ये हुआ साइन एक्स का ग्राफ, क्लियर। अब ये जो भी मैंने आपको डिराइव करके बताया है कि ये ग्राफ कैसे आया है, ये भले ही आप याद ना रखो, बस आपको ये शेप जरूर याद रखना है, क्योंकि ये शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सेम इसी तरह हम कोसेक्स का ग्राफ भी बनाएंगे, सेम इसी तरीके से। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये कैसे बन रहा है। तो देखिए कोसेक्स के लिए भी हम डोमेन और रेंज लिखेंगे, तो डोमेन ऑब्वियस सी बात है वैसी आएगी जैसे यहाँ पर थी, भाई यहाँ पर भी x क्या है, एंगल है, कोस के लिए भी, ठीक है, कोस के लिए भी x क्या है, एक एंगल ही है, तो एंगल कोई भी वैल्यू ले सकता है। इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये -इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसके लिए भी जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी, इसके लिए भी डोमेन r ही होगी, ठीक। रेंज की बात करें तो वो भी इसी तरीके से निकालेंगे। कोसेक्स क्या था, कोसेक्स जो था वो था हमारा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, मतलब इसकी रेंज x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगी। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x कोऑर्डिनेट -r से r तक वेरी कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से x/r भी कहां से कहां तक हो जाएगा, भाई x जो है वो -r से r तक वेरी कर रहा है, तो ये x/r जो है वो -r/r से लेकर r/r तक वेरी करेगा, यानी कि कोसेक्स जो है वो भी -1 से 1 तक वेरी करेगा। तो इसकी भी रेंज इस तरीके से निकल रही है इसकी रियल डेफिनेशन से, ठीक है। तो इसकी भी रेंज क्या आएगी, -1 से लेकर 1 तक आएगी,
क्लियर। अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी क्या करेंगे, हम वही वैल्यूज ले लेंगे यहाँ पर वापस से। ये मेरा π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये 5π/2। ठीक, ये x था और ये y। ये यहाँ पर ले लिया -π/2, ये ले लिया -π, ये -3π/2, ये -2π और ये -5π/2। क्लियर। अब देखिए ये 0 था, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है हमारे पास 1। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये -1 है, ठीक है, -1 से 1 तक रेंज जा रही है, तो 0 पर वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 0 पर वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 होता है 0, यानी कि π/2 पर वैल्यू हो रही है 0, मतलब 0 पर यहाँ था और π/2 पर यहाँ आ गया। तो ये कैसे आएगा, वैसे ही सर्कुलर शेप में आएगा, ठीक है, जैसा हमने साइन के लिए देखा था। तो ये वैल्यू इस तरीके से π/2 पर 0 हो जाएगी। उसके बाद पाई पर वैल्यू क्या होती है, cos पाई होता है -1। वो जो मैंने आपको टेबल लिखाई थी वो एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वैल्यूज लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने आपको टेबल बनवाई थी, ठीक है, ये वाली टेबल, यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखवाई थी मैंने आपको 0, 2π, π/2, पाई और 3π/2 पर, क्योंकि वो वैल्यूज यहाँ पर यूज हो रही है इसलिए, ठीक है। तो ये cos पाई की वैल्यू -1 है। ओके, तो cos पाई पर वैल्यू हो रही है -1, यानी कि ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये उसी सर्कुलर शेप में आएगा यहाँ पर भी, ठीक, ये इस तरीके से सर्कुलर शेप में ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, उसके बाद 3π/2, 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, वापस 0 हो जाएगी। cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 3π/2 पर वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये ग्राफ फिर से इसी तरीके से सर्कुलर शेप में यहाँ पहुंच जाएगा। फिर 2π पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 2π पर वैल्यू सेम होती है, 0 पर 1 थी, 2π पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये ग्राफ फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि 2π के बाद क्या होगी, वैल्यू रिपीट होगी। तो ये फिर से यहाँ पर इस तरीके से ये 0 पर मिल जाएगा। और आगे अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये फिर से उसी तरीके से वेव फॉर्म में जिस तरीके से ये था उसी तरीके से ये बनता चला जाएगा। और पीछे भी आप इसी तरीके से इसको बना सकते हो। ये यहाँ पर वापस 0 हो गया, फिर ये यहाँ पर -1 हो गया, फिर 3π/2 पर 0 हो गया, फिर -2π पर 1 हो गया, और फिर -5π/2 पर 0 हो गया। क्लियर। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। साइन और कॉस में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ये 0 पर 0 से शुरू होता है और 0 पर ये 1 से शुरू होता है, ठीक, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, बाकी दोनों का शेप सेम ही है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम 10x का ग्राफ। fx = 10x। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बन रहे हैं ग्राफ, ठीक है। आप बस देखिए, ये आपको जानना नहीं है, ये आपको मतलब याद नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है, आपको सिर्फ शेप ही काम में आएगा। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बन रहा है, जानिए आप, क्योंकि ये चीज लिमिट में काम आएगी, लिमिट को समझने में ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए fx = 10x। तो 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ठीक। तो इसके लिए डोमेन लिखेंगे हम। इसकी डोमेन क्या होगी, अब देखिए इसकी डोमेन में से हम वो सारे x हटा देंगे जहां पर ये cos x 0 हो रहा है, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम x की वो सारी वैल्यू हटाएंगे जहां पर cos x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 कहां पर होता है, cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए मैंने आपको लिखाया था cos x 0 कहां पर होता है, 2n + 1 π/2 पर, ठीक है। y एक्सिस पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन पर cos x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम डोमेन में से वो सारी वैल्यूज हटा देंगे, यानी कि सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो cos x ≠ 0, इसका मतलब क्या है कि x ≠ 2n + 1 π/2। तो इसके डोमेन में हम क्या लिखेंगे, r - 2n + 1 π/2। r में से ये सारी वैल्यूज हम हटा देंगे, क्योंकि इन पर 10x डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि cos x 0 हो जाएगा। क्लियर। अब रेंज, तो देखिए रेंज के लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में से देखकर इसकी रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए वापस ग्राफ बनाने के लिए वही इंटरवल लिख देंगे यहाँ पर, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये 5π/2, ठीक। यहाँ पर ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π और ये -5π/2। अब देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर जहां पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहां पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जहां पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वहां पर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये π/2 पर एक डॉटेड लाइन आएगी, फिर 3π/2 पर एक डॉटेड लाइन आएगी, और उसके बाद
5π/2 पर एक डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। और उधर नेगेटिव में भी -π/2 पर एक डॉटेड लाइन आएगी, क्लियर। और उसके बाद -3π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन आएगी, ये -3π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन, और इधर -5π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन आएगी। और अगर हम आगे भी और वैल्यू बढ़ाना चाहें तो -7π/2 पर भी डॉटेड लाइन आएगी, इधर 7π/2 पर भी डॉटेड लाइन आएगी। मतलब जहां जहां पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो वहां पर डॉटेड लाइन आएगी, क्लियर। अब देखते हैं बाकी जो पॉइंट्स है उन पर वैल्यूज कैसे क्या आ रही है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 पर वैल्यू देखिए, 0 पर वैल्यू तो देखिए tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है sin 0 अपॉन cos 0, ठीक। sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, यानी कि 0 पर वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये ग्राफ जो है वो यहां से शुरू होगा, ठीक। अब π/2 तो डोमेन में है ही नहीं, तो π/2 पर तो हम वैल्यू देखेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। वहां पर ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन π/2 से जस्ट पहले वाला नंबर, π/2 से जस्ट पहले वाला नंबर तो डोमेन में है, तो वहां पर तो हम वैल्यू देख सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, tan π/2 से थोड़ा सा छोटा, tan π/2 से थोड़ा सा छोटा एंगल अगर अपन रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ सकती है। देखिए, tan π/2 से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब sin π/2 से थोड़ा सा छोटा, अपॉन cos π/2 से थोड़ा सा छोटा। आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या लिख रहे हैं, लेकिन देखिए आपको ऐसे ही समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको लिमिट समझने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, sin π/2 से थोड़ा सा छोटा एंगल अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या आ सकती है। sin π/2 पर वैल्यू होती है 1, ठीक। sin π/2 पर वैल्यू होती है 1, तो उससे जरा से छोटे से एंगल पर, जरा से छोटे एंगल पर, मतलब बिल्कुल पास वाले एंगल पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 होगी, ठीक है। अगर π/2 पर वैल्यू 1 है तो इससे जरा से छोटे एंगल पर वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 1, यानी कि 0.99999 ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है, अपॉन cos π/2 से थोड़ा सा छोटा। तो देखिए, π/2 cos π/2 पर वैल्यू होती है एग्जैक्टली 0, तो π/2 से थोड़े से छोटे एंगल पर 0 के आसपास वैल्यू होगी, बिल्कुल मतलब 0 के बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.0000001, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर अपॉन बहुत छोटा नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि देखिए, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है और ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। इनफाइनाइट को क्या कर रही है, ये अप्रोच कर रही है, यानी कि π/2 पर जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए, ये ग्राफ जो है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये π/2 पर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ठीक। ये कभी भी उस लाइन को छुएगा नहीं, क्योंकि π/2 पर तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन उससे जस्ट पहले जरूर वैल्यू डिफाइंड है, और उससे जस्ट पहले π/2 से थोड़े से छोटे एंगल पर जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। तो ये वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम देखेंगे -π/2 के आसपास, ठीक है। -π/2 पर क्या हो रहा है, देखिए -π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर, इधर -π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर क्या हो रहा है, तो देखिएगा tan -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। tan -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल अगर ये हमने लिया तो क्या हो रहा है, देखिए, क्योंकि -π/2 तो ले नहीं सकते, वहां तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही sin -π/2 से थोड़ा सा बड़ा अपॉन cos -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ये ब्रैकेट यहां पर है, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए, sin -π/2 कितना होता है, sin -π/2 होता है -1। अभी हमने ग्राफ में भी देखा था, ये देखिए -π/2, sin -π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और cos -π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 वैल्यू आती है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। sin -π/2 पर वैल्यू आ रही है कितनी, -1, तो उससे थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू क्या हो सकती है, -1 के आसपास।
अब -1 के आसपास दो वैल्यूज दिखेगी आपको। देखिए -1 के आसपास आप बोलोगे जैसे कि अगर ये रियल नंबर लाइन है तो ये -1 है, तो -1 के आसपास एक तो ये वैल्यू होगी, ठीक है, और एक ये वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू होगी ये होगी -0.999999 इस तरीके से होगी। और ये जो इधर वाली वैल्यू है राइट साइड में, ये वैल्यू होगी -1.00000001 इस तरीके से होगी। तो देखिए अब ये वैल्यू तो रेंज में है ही नहीं साइन की, क्योंकि -1 से लेकर 1 तक है, यानी कि यहाँ पर अगर 1 है तो खाली ये वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू तो है ही नहीं। तो -1 के आसपास वैल्यू क्या हो सकती है, -0.9999 इस तरीके से वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो साइन -π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर जो वैल्यू होगी आपकी वो 0.99999 हो सकती है माइनस में, क्लियर, अपॉन cos -π/2 से थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए -π/2 पर वैल्यू कितनी है, 0, और 0 के आसपास वैल्यू कौन सी है, अब 0 के आसपास वैल्यू वही 0.000001 ये हो सकती है, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो देखिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो तो हमको क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखिए -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है, ठीक है। और अगर उल्टा चलें तो ये -π/2 है, ठीक, और यहाँ पर -π है, और ये -3π/2 है, ठीक है। तब देखिए जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल घटता जाएगा, ठीक है। ये एंगल घट रहा है, -π/2 से -π जा रहा है तो ये एंगल घट रहा है, ठीक है भाई, वही बात है जैसे कि रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर 3 है, ये 0 है और ये -3 है, तो -3 बड़ा है या 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू जाती जाएगी इधर लेफ्ट साइड में वो सारी क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे समझेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि -π/2 एंगल बड़ा है या -π एंगल बड़ा है, तो -π/2 एंगल बड़ा है, ठीक है। तो अब हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, हम एंगल देख रहे हैं -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, तो -π/2 ये है, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल कहाँ आएगा, इधर या इधर, इधर तो कम हो रहा है, -π की साइड जा रहा है, -π छोटा है, -π/2 0 में बड़ा कौन है, 0 है, तो -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में होगी। तब देखिए वही वैल्यू जो होगी ये तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, लेकिन अब साइन लग रहा है माइनस, ओवरऑल माइनस आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये वैल्यू -∞ को अप्रोच करेगी। तो -π/2 पर वैल्यू कहाँ जा रही है, -π/2 पर ये वैल्यू -∞ जा रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से -∞ को अप्रोच करेगा, क्लियर, ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ओके। अब इसी तरीके से आप इनमें भी बना सकते हो, यहाँ पर भी इसी तरीके का शेप होगा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसी तरीके से अगर वैल्यूज चेक करोगे तो वो यही बताएगा जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो अब आप इन सारे इंटरवल में ये सेम ग्राफ बना सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से 10 का ग्राफ बन रहा है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये यहाँ पर भी इसी तरीके से, ठीक। मैं सारा बना देता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट एडिट कर दूंगा मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हो गया ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। हमने खाली यहाँ से यहाँ तक ही देखा है, ये चलता चला जाएगा पीछे -∞ तक और इधर इनफाइनाइट तक, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब सेम तरीके से हम कोटेक्स का ग्राफ समझते हैं, fx = कोटेक्स, तो इसकी डोमेन देखेंगे हम। अब देखिए कोटेक्स क्या होता है, cos x / sin x, तो अब डोमेन में से वो सारी वैल्यू हटानी पड़ेगी x की जहाँ पर sin x 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x 0 कहाँ पर होता है, sin x 0 होता है nπ पर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो nπ नहीं होनी चाहिए, मतलब π -π 2π -2π 0 3π -3π वगैरह ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसके डोमेन में हम क्या करेंगे, R में से सारे nπ टाइप नंबर हटा देंगे, क्लियर। और इसकी रेंज, अच्छा 10x की हमने रेंज तो लिखी ही नहीं भाई, जो ग्राफ आया हमारे पास कहाँ गया, ये जो ग्राफ आया इसमें देखिए वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, यहां पर -∞ और यहां पर +∞, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से लेकर +∞ तक होगी, और इसको हम बोल सकते हैं R, ठीक है। -∞ से लेकर +∞ तक की सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। वापस चलते हैं कोटेक्स पर। तो कोटेक्स के लिए भी रेंज हम पहले ग्राफ बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। तो देखिए अब वही वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पर ये π/2, ये यहाँ पर पाई, ये 3π/2,
ये 2 पाई और ये 5 पाई बाई 2। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा 3 पाई तक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी 3 पाई की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मतलब समझने के लिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 5 पाई बाई 2, और इसको भी मैं आगे तक यहाँ पर माइनस 3 पाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए n पाई पर वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, ये इसके डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या, जहाँ जहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है वहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब देखिए 0 पर भी ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है। ठीक है भाई, n पाई में आप n की वैल्यू 0 रखो अभी, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब ये तो y एक्सिस है, तो इसको तो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन समझेगा अच्छे से, तो हम बाकी जगह डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि पाई, तो पाई पर डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कोटेक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक, ऐसे ही 2 पाई पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। उसके बाद 3 पाई पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक, ऐसे ही इधर भी बना देता हूं मैं, पार्ट को एडिट कर देता हूं थोड़ा सा। तो ये n पाई वाली वैल्यूज पर हमने क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब वैल्यू देखिए सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए cot पाई बाई 2 की। cot पाई बाई 2 क्या होगा, cot पाई बाई 2 होगा हमारे पास cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। राइट, cos पाई बाई 2 होता है 0 और साइन पाई बाई 2 होता है 1, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि cot पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो cot पाई बाई 2 पर ग्राफ यहाँ पर है। अब आप देखिए पाई तो डोमेन में है ही नहीं, लेकिन पाई से जस्ट पहले वाला नंबर डोमेन में है, तो वैसे ही देखेंगे जैसे 10 के लिए देखा था। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, cot पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल, पाई से थोड़ा सा छोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos पाई से थोड़ा सा छोटा अपॉन साइन पाई से थोड़ा सा छोटा। ठीक, साइन पाई से थोड़ा सा छोटा, ये हो गया साइन पाई से थोड़ा सा छोटा। तब देखिए, ध्यान से देखिएगा, cos पाई पर वैल्यू कितनी थी -1, तो पाई से थोड़े से छोटे एंगल पर भी वैल्यू -1 के आसपास ही होगी। अब -1 के आसपास वही -0.9999 ये हो सकता है भाई, -1 के आगे वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, मतलब -1.0001 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो -1 के आसपास ये वैल्यू इसकी होगी। ठीक, साइन पाई से थोड़े से छोटे एंगल पर वैल्यू क्या होगी, पाई पर वैल्यू कितनी है 0 है, पाई पर वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 के आसपास वैल्यू होगी हमारी 0.00000001, इस तरीके से होगी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो देखिए, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी कैसे पता लगाएंगे, क्वाड्रेंट देख लो। पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल, भाई पाई यहाँ होता है, पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी -इनफाइनाइट, भाई दिस अपॉन दिस तो इनफाइनाइट हो गया, और साइन ओवरऑल क्या आ रहा है माइनस, तो ये वैल्यू जो है पाई पर कहाँ जा रही है, -इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो पाई पर जो वैल्यू है वो -इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, यानी कि यहां से यहां तक जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जाएगा -इनफाइनाइट की तरफ। क्लियर हुआ। अब वैल्यू देखते हैं हम 0 के पास में, यानी कि 0 से थोड़े से बड़े एंगल पर। तो देखिए cot 0 से थोड़ा सा बड़ा, cot 0 से थोड़ा सा बड़ा एंगल अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वैल्यूज तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, ये तो हमने कंक्लूड कर लिया यहाँ पर। अब ये क्या होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा अपॉन, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फील आए बिल्कुल कि ग्राफ बन कैसे रहे, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपको लिमिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि लिमिट में इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो देखिए ये वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब cos 0 से थोड़ा सा बड़ा, cos 0 पर वैल्यू होती है 1, तो 1 के आसपास की वैल्यू क्या होगी, 1 के आसपास की वैल्यू होगी हमारी 0.9999 के समथिंग होगी। ठीक, और वैल्यू होगी पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपॉन साइन 0 से थोड़े से बड़े एंगल में वैल्यू क्या होगी, 0 पर वैल्यू 0 है, तो उससे थोड़े से बड़े एंगल पर भी वैल्यू 0 के आसपास ही होगी, यानी कि 0.000001 इस तरीके से होगी। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, और ये आएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कि 0 के आसपास, यानी कि यहां पर जो वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। ठीक, तो ये ग्राफ यहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी को इस तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आएगा।
ठीक भाई, जीरो पर तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, ये तो वाई एक्सिस है इसलिए इसको पूरी तरह ड्रॉ किया हुआ है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको डॉटेड लाइन बनाकर भी समझ सकते हो। क्लियर, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। चलिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और हर एक इंटरवल में ये ग्राफ इस तरीके से बनता चला जाएगा। क्लियर, तो मैं बना देता हूं, ये पार्ट एडिट हो जाएगा थोड़ा सा ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो ये हो गया कोटेक्स का ग्राफ कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके का ये ग्राफ बनता है। 10x का इस तरीके से था और कोटेक्स का इस तरीके का था। बाद में मैं आपको अभी 2 ग्राफ और बचे हैं, वो और बताने के बाद मैं आपको इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपको एंड में तो खाली शेप ही याद रखना है, ये कैसे सोल्व हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, लेकिन इसको समझिए जरूर, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी भी रेंज क्या आ रही है, -∞ से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो रेंज इसकी भी हम लिख देंगे -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको ऑल रियल नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया कोटेक्स का ग्राफ। अब देखते हैं हम fx = sec x और cosec x का ग्राफ, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा इनको भी। अब देखते हैं fx = sec x का ग्राफ। तो देखिए, इसके लिए भी डोमेन लिखेंगे पहले। तो sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x, तो यहां पर भी cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो cos x should not be equal to 0, मतलब वही x should not be equal to 2n + 1 π/2। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन भी हो गई r - 2n + 1 π/2। क्लियर, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहां पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये वही हमने इंटरवल लिए π/2, पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये 5π/2। इधर -π/2, -π, -3π/2 और -2π और यहाँ पर -5π/2। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसकी रेंज हम ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे। क्लियर, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वैल्यू देखिए आप sec 0 की। sec 0 क्या होगा, 1/cos 0, यानी कि 1/1, ठीक। तो sec 0 पर वैल्यू है 1, तो अगर ये यहाँ पर 1 है, ठीक, ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, तो sec 0 पर वैल्यू 1 है, मतलब ग्राफ यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद अब देखिए, π/2 डोमेन में नहीं है, लेकिन π/2 से जस्ट छोटा सा एंगल डोमेन में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही देखिए, sec π/2 से थोड़ा सा छोटा, π/2 से थोड़ा सा छोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos π/2 से थोड़ा सा छोटा। क्लियर, π/2 से थोड़ा सा छोटा, तो cos π/2 होता है 0, तो π/2 से थोड़े से छोटे एंगल पर क्या होगा, वैल्यू 0 के आसपास होगी, यानी कि 0.0001 समथिंग होगी, ठीक है। और π/2 से थोड़ा सा छोटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है cos की, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 1/ बहुत ही छोटा नंबर, ये वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, यानी कि π/2 पर वैल्यू कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पर जा रही है, ठीक। तो ये वैल्यू कुछ 1 से लेकर, भाई 0 पर वैल्यू थी 1 और π/2 पर जा रही है इनफाइनाइट, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक। अब इधर देखिए, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, sec -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, sec -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1/- π/2 से थोड़ा सा बड़ा। अब π/2 पर वैल्यू होती है 0, तो π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू 0 के आसपास होगी, लेकिन 0 के आसपास पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो हम क्वाड्रेंट में देखकर पता लगाएंगे। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ये एंगल आता है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये एंगल अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। देखिए, -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको वापस। ये अभी हमने देखा था, ये यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -π/2 था, ठीक है, और -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल इधर आएगा, ठीक, इधर तो एंगल कम होगा। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है वो, ओके। तो cos क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, यानी कि -π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर भी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव इन्फिनाइट को भी अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ठीक। तो क्या ऐसा ही ग्राफ हर जगह बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम ये वाला इंटरवल भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर देखेंगे। अभी हमने π/2 से थोड़े से छोटे एंगल पर देखा, अब हम देख रहे हैं π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर।
तो सेक π/2 से थोड़ा सा बड़ा, π/2 से थोड़ा सा बड़ा, इस एंगल पर क्या होगा 1/cos π/2 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 1/π/2 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक, मतलब cos π/2 जीरो होता है, तो π/2 से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू जीरो के आसपास ही होगी। जीरो के आसपास तो होगी, लेकिन अब देखिए, अब दुनिया बदल चुकी है। π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक, यहाँ पर है एंगल π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, खाली cos नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये नेगेटिव में आएगी, और ये अगर नेगेटिव में आया तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। यानी कि π/2 पर वैल्यू कहाँ है, सॉरी π/2 के जस्ट राइट में वैल्यू कहां पर है, माइनस इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर, अब हम पाई पर वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए सेक पाई क्या होगा, सेक पाई होगा हमारे पास 1/cos पाई, जीरो डोमेन में है, और 1/cos पाई होगा 1/-1 यानी कि -1। तो पाई पर वैल्यू जो आ रही है, पाई पर वैल्यू आ रही है -1, तो पाई पर ग्राफ यहाँ होगा। ठीक, तो ये माइनस इनफाइनाइट से कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक, ऐसे ही जब हम 3π/2 पर वैल्यू देखेंगे, 3π/2 से जस्ट लेफ्ट में, तो वो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब वो आप खुद पता कर सकते हो, अब तो आपने सीख लिया होगा। क्लियर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये अल्टरनेटली इस तरीके से बनता चला जाएगा। अब फिर आप यहाँ पर बनाओगे तो ये ग्राफ, फिर ये यहाँ पर 2π पर वैल्यू होगी 1, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद इसके अगला वाला जो कॉलम होगा वहाँ पर फिर ऐसे बनेगा। ठीक, और इधर यहाँ पर ये है, तो इस तरफ यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। क्लियर, और सेम इसी तरीके से हम कोसेक एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो अब मैं आपको डायरेक्ट बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखिए fx = कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, यानी कि sin x जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो sin x ≠ 0, यानी कि x ≠ nπ, तो इसकी डोमेन क्या हो गई r - nπ, यानी कि जहां जहां पर भी nπ है वहां पर डॉटेड लाइन आएगी। ठीक, तो 0, π, 2π, 3π, ऐसे ही आगे सारे पॉजिटिव इंटीजर पाई, और इधर सारे नेगेटिव इंटीजर पाई, यानी कि -3π, -2π, -π वगैरह पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो वहां पर हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब हम वैल्यू देखेंगे। तो देखिए कोसेक π/2, कोसेक π/2 क्या होता है, कोसेक π/2 होता है 1/sin π/2, यानी कि 1/1, यानी कि 1। तो π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब देखिए जीरो पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जीरो के जस्ट बगल में तो डिफाइंड है। तो कोसेक जीरो से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू क्या होगी 1/sin जीरो से थोड़ा सा बड़ा। ठीक, अब साइन जीरो होता है जीरो, तो जीरो से थोड़े से बड़े एंगल पर भी वैल्यू जीरो के आसपास ही होगी, यानी कि वही अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास होगी। ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जीरो से बड़ा एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कि जीरो के बगल में पॉजिटिव इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगा। ठीक, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ये कुछ इस तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर, ऐसे ही अब देखेंगे हम पाई से थोड़े से छोटे एंगल पर, पाई पर तो डिफाइंड नहीं है लेकिन पाई से थोड़े से छोटे एंगल पर डिफाइंड है। तो कोसेक पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल इज इक्वल टू 1/sin पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल, साइन पाई जीरो होता है, और पाई से थोड़े से छोटे एंगल पर वैल्यू जीरो के आसपास ही होगी। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पाई से थोड़ा सा छोटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में ही ये वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, यानी कि पाई के बगल में भी ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। ठीक, अब हम पाई के राइट साइड में भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उससे पहले कोसेक 3π/2 देखिए, कोसेक 3π/2 क्या होगा 1/sin 3π/2, 1/sin 3π/2 मतलब 3π/2 पर साइन की वैल्यू होती है -1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई -1। 3π/2 पर वैल्यू कितनी हो गई -1, तो ये यहाँ पर नजर आएगा। अब पाई के राइट साइड में देखिए, तो कोसेक पाई से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू क्या होगी 1/sin, पाई से थोड़ा सा बड़ा, पाई से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू जीरो के आसपास होगी, मतलब 0.0001 इस टाइप से होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो ये देखिए क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, पाई से थोड़ा सा बड़ा एंगल, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये ओवरऑल माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यानी कि पाई के थोड़े से बगल में, पाई से थोड़े से बड़े एंगल पर वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। ऐसे ही अब
कोसेक 2 पाई से थोड़े बहुत छोटे एंगल पर वैल्यू ऐसे माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगी, क्योंकि साइन 2 पाई होता है 0, लेकिन 2 पाई से थोड़े बहुत छोटे एंगल पर वैल्यू 0 के आसपास ही होगी, लेकिन क्वाड्रेंट आ जाएगा 4। 2 पाई पे थोड़ा बहुत छोटा एंगल यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। और ये भी वैसे ही अल्टरनेटली इस तरीके से होता जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये फिर से ऐसा बनेगा और इधर यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जाएगा ये, क्लियर। और यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। तो सेक और कोसेक में रेंज क्या हो गई, देखिए ये 1 के ऊपर है, 1 के ऊपर यानी कि 1 टू इन्फाइनाइट, और -1 से नीचे यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई हमारे पास -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक। और यही रेंज सेक एक्स की भी होगी, यहाँ पर भी 1 के ऊपर और -1 के नीचे, यानी कि रेंज इसकी भी माइनस इन्फाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 6 ही ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इनको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि साइन और कॉस, ये तो इजी है, यहाँ पर तो वेव शेप चलेगा इस तरीके से लहराता हुआ, ठीक है, इस तरीके से सांप टाइप ये चलेगा, ओके। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 पर वैल्यू 0 होती है, और कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब बात आती है टेन और कॉट की। तो 10 में ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइंड नहीं है, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो इसको आप याद रख सकते हो उल्टा फ, उल्टा फ। भाई फ फल वाला होता है ना, फ फल वाला ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा फ है, तो इसको उल्टा फ से याद रख सकते हो आप। और जो हमारा कॉटेक्स का ग्राफ है, कॉटेक्स के ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा फ बन रहा है, ये फ ही है, ठीक है। तो ये सीधा फ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये n पाई पर नॉट डिफाइंड है, ये होगा सीधा फ, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अब सेक और कोसेक के ग्राफ को आप कैसे समझ सकते हैं। सेक और कोसेक के ग्राफ को समझने के लिए देखिए मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको अगर कोसेक का ग्राफ बनाना है तो आपको ये तो पता है कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये इस तरीके से बना, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। अब जब आपको कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो कोसेक एक्स n पाई पर डिफाइंड नहीं है, यानी कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है ये, तो वहाँ पर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो n पाई पर। ये पाई है, ये 2 पाई है, ऐसे ये 3 पाई है, और ये 4 पाई है, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गुंबद बन रहा है इसको उल्टा कर दो। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये, इसको आप क्या करो, उल्टा कर दो। यहाँ पर ये गुंबद है, इसको उल्टा कर दो। यहाँ पर ये गुंबद है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। ये बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक, ये बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ। ऐसे ही आप सेक एक्स का भी समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा होचपोच हो रहा है लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्लियर। अब देखिए सेक एक्स का कैसे बनेगा। सेक एक्स के लिए आप पहले कोसेक एक्स का बना लो, सॉरी कोस एक्स का बना लो। तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, ये इस तरीके से चलता जाता है, ओके। अब ये डिफाइंड कहाँ नहीं होता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है। तो ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये π/2 है, उसके बाद ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और उसके बाद ये 7π/2 है, ठीक। वैसे ये यहाँ पर -π/2 है, ये -3π/2 है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, सेम काम है। यहाँ पर भी ये जो गुंबद बन रहा है इसको उल्टा कर दो, ठीक, इसको उल्टा कर दो इस तरीके से, ये हो गया। ये यहाँ पर उल्टा कर दो इसको, ये यहाँ पर इसको उल्टा कर दो। ये ग्राफ बन गया हमारा सेक एक्स का, ठीक है। तो ये इनकी ट्रिक है, क्लियर। तो इन ग्राफ के शेप आपको याद रखना है, शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे ग्राफ। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा समझने में। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फील कराएगा एक्चुअल में, ठीक है। और ये फील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसकी फील आपको अच्छे से आ गई तो आपको लिमिट बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि लिमिट में हम यही काम करते हैं।